हेलो 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 हेलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच नम्रता जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब ठीक है? आवाज़ ठीक है? वीडियो ठीक है? बहुत बढ़िया है यार, हम बहुत ही बढ़िया हैं। ओके, थैंक यू। चलिए तो दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्लास के टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे नए YouTube चैनल अभियान पर, जिसके आपने 10,000 सब्सक्राइबर किए हैं। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको 10,000 तक पहुँचाया। उम्मीद करते हैं कि इससे आगे भी लेकर के आप हमारे चैनल को जाएंगे। दोस्तों, एक ऐसा चैनल है जहां पर ऑल स्टेट पीएससी की तैयारी हम कर सकते हैं। इस चैनल से रिलेटेड सारी पीडीएफ आपको अभियान नाम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अभियान जो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ पर इसकी लिंक दी हुई है, इसको आप जरूर जाकर के ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ लिंक मिल जाएंगी। अगली बात दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है। आज ये प्राइस हाइक हो जाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी का एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जाकर के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि नए सब्सक्रिप्शन के साथ आपको वर्चस्व नाम की एक मैगजीन मिलेगी, 7,000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी वहाँ पर, और साथ ही साथ आपको कई बैचेस वहाँ पर मिलेंगे और अनअकैडमी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मैंने ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। 10 अक्टूबर से दोस्तों एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए मेरा ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट हो गया है, जिसका दो डेमो वीडियो मैंने कल डाले थे। पहले डेमो वीडियो में मैंने आपके साथ सिलेबस का डिस्कशन किया था, और दूसरे डेमो वीडियो में मैंने आपके साथ एक क्लास को शेयर किया था, और उस क्लास में हमने भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा और महत्व को समझा था। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी की हमने वहां पर बात की थी। तो प्लीज क्लासेस को देखिए, और अभी भी आपके पास मौका है, 12 बजे से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपको 1-2 साल का सब्सक्रिप्शन 7,560 रुपये में मिल जाए, क्योंकि यही सब्सक्रिप्शन अब 11,000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लीज आप मेरा कोड इस्तेमाल करें, SG Live। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लीज़ यूज़ माय कोड SG Live, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, चाहे वो MPPSC का हो या UPSC का हो। सो प्लीज़ जस्ट यूज़ माय कोड SG Live टू गेट द 10%
डिस्काउंट। चले, आज जो आपका टेस्ट है 10:30 बजे 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर, आज जो आपका टेस्ट है वो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है, वो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में है। तो प्लीज़ दोस्तों 10:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास चल रही है और ये हमारा टेस्ट नंबर 12 है। टेस्ट नंबर 12 है जो आज हम कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ उस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और उस टेस्ट में ही मैं आपको बता दूंगा कि कल का टॉपिक क्या होगा, और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल अभियान और शुभम गुप्ता PDF पर भी आपको ये बात देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आज हम होम रूल आंदोलन के बारे में बात करेंगे, हम होम रूल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। 1 मिनट का समय दीजिए, जब तक आप इस PPT को देखिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ना। हम होम रूल आंदोलन के बारे में आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो होम रूल है ये एक आयरिश शब्द है, आयरलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब बड़ा आसान होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वशासन हम इसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत देश है, अब इसके ऊपर कौन राज कर रहा था, तो आपको याद होगा कि भारत के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा था, तो ब्रिटेन के लोग भारत को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो 2 शब्दों की डिमांड हम भारत से कर सकते थे, या तो हम ये कहते ब्रिटेन से कि आप हमको आजादी दे दीजिए, आप हमको इंडिपेंडेंट दे दीजिए, और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता कि भारत एक संप्रभु देश बन जाता, इंडिया एक सोवरेन कंट्री बन जाती और भारत पर ब्रिटेन का किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। और दूसरी डिमांड हम इनसे कर सकते थे कि साहब आप हमको होम रूल दे दीजिए। तो होम रूल का मतलब क्या होता है, होम रूल का मतलब ये होता है कि देखो ये हमारा भारत देश है और यहाँ का प्रशासन हम अपने हिसाब से चलाएंगे, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन अंडर द ब्रिटिश रिजीम, ब्रिटिश की संप्रभुता के तहत रहते हुए हम अपने शासन को चलाएंगे। जब कनाडा को आज़ादी दी गई, जब ऑस्ट्रेलिया को आज़ादी दी गई, तो उनको भी इसी प्रकार का एक होम रूल प्रोवाइड किया गया था। ब्रिटेन वहाँ पर सबसे ऊपर होता था, ब्रिटेन की महारानी वहाँ पर सबसे ऊपर होती थी और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लोग अपना गवर्नमेंट खुद चलाया करते थे, वो सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पर चलाया करते थे। तो याद रखिए, होम रूल ये नहीं कहता कि हमको पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, हमको एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस चाहिए। होम रूल ये कहता है कि हमें स्वशासन चाहिए, हमें बस क्या चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। तो होम रूल का मतलब ही होता है स्वशासन, होम रूल का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट आप इसको बोल सकते हैं। और ये एक आयरिश शब्द है, इसकी पूरी कहानी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। अब टोटल 8 पॉइंट आज के इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम होम रूल आंदोलन का एक परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फिर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर होम रूल आंदोलन के उदय के कारणों की हम बात करेंगे कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट आखिरकार आया क्यों। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य, इनके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग का। आप जानते हैं कि भारत में 2 लोगों ने होम रूल लीग को चलाया था। एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महाराष्ट्र वाले इलाके में होम रूल को चलाया था, और दूसरी थी एनी बेसेंट, जिन्होंने मद्रास और पूरे भारत में होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो हम दोनों की होम रूल लीग को यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, एरिया कौन सा था, इन पूरी बातों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे
बाल गंगाधर तिलक की होम रूल की, कि कुछ और फैक्ट रहेंगे बाल गंगाधर तिलक की लीग के बारे में। जैसे कि एक फैक्ट क्या निकल करके आता है कि जो भी लोग गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर थे उनको होम रूल में जगह नहीं दी जाती थी, उनको होम रूल लीग जो है तिलक वाली उसमें उनकी एंट्री नहीं दी जाती थी। फिर हम बात करेंगे एनी बेसेंट के होम रूल लीग की, कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग क्या था, कौन कौन इसके मेंबर थे, उन मेंबर की बात करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न यहां से निकल करके आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों आंदोलन का कमजोर होना, कि आखिरकार ये जो होम रूल मूवमेंट है ये कमजोर कैसे हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात कर रहे होंगे इस आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में, व्हाट वर दी सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। तो इन 8 पॉइंट में हमें होम रूल आंदोलन को डिस्कस करना है। आई विश ये बात आपके दिमाग में क्लियर होगी। मुझे बताइए क्या हम शुरू करें टॉपिक को। ये 8 के 8 पॉइंट क्लियर हैं दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी के लिए भी ये बिल्कुल काम आएगा यार, इसको आप पढ़ सकते हैं एनटीपीसी से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर होम रूल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम रूल जो है वो एक आयरिश शब्द है, ये आयरलैंड से आया हुआ वर्ड है। आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड से आया हुआ शब्द। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर आयरलैंड में ये शब्द कैसे आया। तो याद रखना दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि किसी देश या क्षेत्र के स्वशासन का अधिकार, विशेषतः पराधीनता की स्थिति में, द राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट टू अ कंट्री और रीजन, स्पेशली इन द केस ऑफ सब्जुगेशन। अब इसका मतलब समझना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा ये भारत देश है और जब ब्रिटेन के लोग हम पर रूल कर रहे थे, ब्रिटेन की सरकार हमारे यहाँ पर शासन कर रही थी, तो हम ब्रिटेन से 2 प्रकार की डिमांड कर सकते थे, हम इनसे 2 प्रकार की मांगे कर सकते थे। एक मांग ये होती कि सर आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे दीजिए, आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट दे दीजिए, तो उसको हम होम रूल नहीं बोलते। आज हमारा देश कैसा है, तो आज हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। और दूसरी डिमांड क्या होती है दोस्तों, तो दूसरी डिमांड होती है कि आप हमको सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दे दीजिए या सेल्फ रूल का राइट दे दीजिए, आप हमको स्वशासन का अधिकार दे दीजिए। और स्वशासन का मतलब यह होता है कि देखिए साहब, आप ब्रिटेन में रह करके सारी चीजों को कंट्रोल कीजिए, लेकिन भारत में जो भी चीजें होंगी, इंडिया में जो भी एक्टिविटी होंगी, वो हम ही अपने हिसाब से चलाएंगे, यहाँ के रूल हम बनाएंगे। हालांकि आप हम पर एक छोटा सा कंट्रोल कर सकते हैं, आप हमारी सोवरेन अथॉरिटी रहेंगे, आप सबसे बड़ी अथॉरिटी रहेंगे, लेकिन भारत के जो आंतरिक मामले हैं उसको भारत के लोग ही चलाएंगे। इसे कहा जाता है होम रूल। तो होम रूल की परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि किसी देश या क्षेत्र के स्वशासन का अधिकार, विशेषतः पराधीनता की स्थिति में। और दोस्तों आयरलैंड में इसको स्टार्ट किया था रेडमॉन्ड नाम के एक नेता ने। देखिए एक नेता थे जिनका नाम था रेडमॉन्ड, और रेडमॉन्ड ने इसको स्टार्ट किया था और उन्होंने आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको बेसिक याद रखना है कि जो होम रूल है वो एक आयरिश शब्द है। आयरलैंड में एक नेता थे रेडमॉन्ड, और रेडमॉन्ड ने आयरिश होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसी से इंस्पायर हुई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, और रेडमॉन्ड के होम रूल लीग से इंस्पायर होकर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट यहां याद रखेंगे कि भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य प्रारंभ किसने किया था। तो याद रखना, भारत में होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने, जो कि एक आयरिश महिला थी, और बाद में इसको बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया था। अब 2 कंफ्यूजन यहां पर हमेशा रहेंगे, ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ लेना, प्रश्न आया हुआ है, आपको समझ में आएगा दोस्तों। देखो 2 प्रश्न पूछेगा वो आपसे। एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत में, इंडिया में, ठीक है, भारत में जो होम रूल आंदोलन है, होम रूल आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने की। ठीक है,
भारत में होम रूल मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया? तो हमेशा आंसर देना कि भारत में होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट ने किया था, जो कि एक आयरिश महिला थी। अब आंदोलन शुरू करने का मतलब यह है कि इन्होंने इसकी डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया था, इसकी मांग रखना इन्होंने प्रारंभ किया था। आप जानते हैं कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, हालांकि उसके अध्यक्ष नहीं थी, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़ी हुई थी। बाद में फिर ये होम रूल आंदोलन को भी शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की? भारत में होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की? होम रूल लीग। तो याद रखना दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसकी स्थापना की थी। तो इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया, ऑलवेज आंसर एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन स्टार्ट करने का मतलब यह है कि इन्होंने यहां पर मांग रखना शुरू किया था कि होम रूल क्या होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने सबसे पहले की, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? ये चीज याद रखिएगा, यहां से प्रश्न निकल करके आते हैं। बताइए जल्दी से। ओके, क्लियर? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका एक और चीज जो यहां पर आपको याद रखना है, किसी देश का स्वशासन, ये भी हो गया। और ये भी आपको समझ में आ गया कि भारत में होम रूल आंदोलन, याद रखिएगा ये शब्द, आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया था और बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसको आगे बढ़ाया था। अब यहां पर यह भी देखना होगा कि भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या होगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना, रीगेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम रूल में कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की जाती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की जाती है। यहां पर यह कहा जाता है कि हम आपके अंडर में रहेंगे। तो ब्रिटिश भारत ने यह कहा, जो भारत के होम रूल आंदोलन थे, इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रह करके स्वशासन चाहते हैं। वी वॉन्ट सेल्फ गवर्नमेंट राइट अंडर द ब्रिटिश रिजीम। और ये शब्द भी आपको याद रखना है, ये होम रूल का, भारत के होम रूल का ये सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। तो ये तीन बातें आपको हो जानी चाहिए क्लियर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। और यहां दिया गया है कि अब हमें डिस्कस करना है कि होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, भारत में होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और दो लोग होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। एक तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1916 में महाराष्ट्र वाले इलाके में, अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र वाले इलाके में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और दूसरा होती है एनी बेसेंट, जो कि अखिल भारतीय होम रूल, ऑल इंडिया होम रूल को इस्टेब्लिश करती हैं सितंबर 1916 में। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, पॉइंट कनेक्ट करके पढ़िएगा कि होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देना था हमें, होम रूल मूवमेंट को हमें प्रमोट करना था। तो हमने आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए क्या बना लिया? लीग बना लिया। 2 मिनट इस बात को समझिए। देखिए, अभी तक मैं कह रहा हूं कि भारत में स्वशासन होना चाहिए, तो ये आंदोलन है। फिर मैंने क्या किया कि यार एक काम करते हैं ना, हम एक ग्रुप बना लेते हैं लोगों का, और जब मेरी जगह ये ग्रुप ये बात कहेगा, इतने सारे लोग ये बात कहेंगे, तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो 2 लोगों ने ये बात सोची। सबसे पहले ये बात बाल गंगाधर तिलक के दिमाग में आई और उन्होंने महाराष्ट्र में अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। फिर बाद में एनी बेसेंट के जो सपोर्टर थे, एनी बेसेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए एनी बेसेंट जी, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो कि होम रूल हो। तो इन्होंने इसका क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया अखिल भारतीय होम रूल लीग। इन्होंने नाम दिया ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसको नाम दिया। ये इन्होंने इसको नाम दिया। तो इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम अभी पढ़ रहे होंगे कि ये दोनों संस्थान क्या थे। ठीक है,
आगे बढ़े तो अब हम होम रूल आंदोलन के उदय के कारणों को पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ द होम रूल मूवमेंट, इसके बारे में जरा हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए एक छोटी सी कहानी यहां आपको समझना होगा। पहला कारण अपन देख लेते हैं। पहली चीज यहां पर है कि कांग्रेस के विभाजन के पश्चात राजनीतिक निष्क्रियता, पॉलिटिकल इनएक्शन आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट। अब इसकी जरा बात समझिए। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, 1907 में कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है। अब जैसे ही कांग्रेस का डिवीजन होता है तो उग्रवादियों को कांग्रेस अलग कर देती है, एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस अलग कर देती है। और उग्रवादियों को जनता का बहुत बड़ा समर्थन था, इनका लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो जैसे ही कांग्रेस का विभाजन होता है कांग्रेस इनएक्टिव हो जाती है, कांग्रेस महत्वहीन हो जाती है और कांग्रेस एक नाम मात्र का इंस्टीट्यूशन रह जाती है। तो अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, 1907 तक जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो भारत में पॉलिटिकल मूवमेंट चला रही थी, वो भारत में राजनीतिक आंदोलन चला रही थी। लेकिन 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस कमजोर हो गई और इसके बाद कांग्रेस किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो समय है जब भारत में कोई भी बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है या कोई भी बड़ा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो आपके इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, आज़ादी की जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ा सके। तो इसे कहा जाता है कि भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति है। इंडिया में जो है वो पॉलिटिकली जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं ब्लैंकेट एरिया है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये पहला कारण होगा। दूसरा पॉइंट यहां आपको याद रखना है, सेकंड पॉइंट दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कर और महंगाई में वृद्धि। अब इस कहानी को जरा ध्यान से समझिए। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसमें एक और आप जानते हैं कि ब्रिटेन था, यूके था, इनके साथ में यूएसए था। ये सारी कंट्री एक तरफ लड़ रही थी, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जर्मनी और दूसरे देश वहां पर हुआ करते थे। तो हुआ ये कि दोस्तों इस समय पर भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि एक तो आप हमें सेना दे दीजिए, हम आपकी सेना का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा हमें धन की जरूरत है, हमें वेल्थ की जरूरत है, तो हमें आप वेल्थ दे दीजिए। और इसी समय आपको याद रखना है भारत के दो बड़े नेता, एक मोहनदास करमचंद गांधी और एक बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजों की मदद की और भारत से उन्होंने कहा, भारत के लोगों से उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में आप अंग्रेजों का समर्थन कीजिए, क्योंकि जिसके खिलाफ अंग्रेज लड़ रहे हैं वो सही नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी ने मदद की थी अंग्रेजों की और भारत के लोगों से ये अपील की थी कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दीजिए। तो हुआ ये दोस्तों, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और जैसे ये खत्म हो जाता है तो अब अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनको वेल्थ चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको वेल्थ चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इंडिया में करों को बढ़ा दिया जाता है, भारत में टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, और टैक्स के अलावा जो भारत में महंगाई है, जो भारत में इन्फ्लेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों में एक गुस्सा है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, और ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो इससे भी क्या हुआ, लोगों के बीच में एक गुस्सा था, लेकिन इस गुस्से को जाहिर करेगा कौन, कांग्रेस इनएक्टिव हो चुकी है, दूसरा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है नहीं, ठीक है। तो ये दो कारण हो गए आपके। तीसरा कारण था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 आया था तो इसमें आपको याद होगा सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई थी, पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। अब जैसे ही पृथक निर्वाचन मंडल को लागू किया गया तो इससे उदारवादियों को बहुत दुख हुआ, इससे मॉडरेटर को बहुत दुख हुआ, और अगेन वही बात आ गई कि अब कांग्रेस इनएक्टिव हो चुकी है और लोगों में इस बात को लेकर के भी गुस्सा था। ऐसा ही एक रीजन था तिलक और एनी बेसेंट की लोकप्रियता और कुशल नेतृत्व, पॉपुलैरिटी एंड एफिशिएंट लीडरशिप ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक
महाराष्ट्र वाले इलाके में बहुत पॉपुलर थे। उसके अलावा ये महाराष्ट्र से बाहर भी पॉपुलर थे। उसका कारण भी आप जानते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये एक उग्रवादी नेता थे, तो लोग इनको बहुत पसंद करते थे और बहुत अच्छे लीडर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। उसी प्रकार से दोस्तों एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट ने यह साबित कर दिया था कि वो भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और वो चाहती हैं कि भारत के लोगों को स्वशासन मिले, इंडिया के लोगों को होम रूल मिले। तो ये वो समय है, अब देखना, कनेक्ट करना पूरी पिक्चर को। 1916 में क्या क्या हो रहा है समझना। कांग्रेस इफेक्टिव नहीं रही, महात्मा गांधी का राइज अभी हुआ नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म आ चुका है, लोगों में महंगाई को और करों को लेकर के गुस्सा है। अब ये 5 फैक्टर हैं और भारत में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन चीजों को आगे रख सके। तो इन 5 फैक्टर को किसने यूज किया दोस्तों? इन 5 फैक्टर के कारण भारत में होम रूल लीग स्टार्ट हुई। पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल को स्टार्ट किया और बाद में एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में कि होम रूल आंदोलन के उदय के कारण क्या थे, तो आप बहुत ध्यान से सोच करके बता दीजिएगा कि देखो कांग्रेस नहीं थी, अगेन वहां पर पॉलिटिकल ग्रेविटी नहीं है, मतलब राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ चुकी है, कोई बड़ा नेता नहीं था, ठीक है। तीसरी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया था, मॉरले मिंटो रिफॉर्म से लोग दुखी थे। तो यही वो कारण थे जिन पर होम रूल लीग का उदय हो गया। बताइए ये टॉपिक क्लियर है क्या? ये टॉपिक क्लियर है क्या? यस और नो में आंसर दीजिए। हाँ, मेंस और प्री दोनों क्लियर है यार। जल्दी बताएं, कोई दिक्कत है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। चलिए एक मिनट रुकिए बस। अब हमें बात करनी है कि होम रूल आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द होम रूल मूवमेंट। तो अब हम इनके प्रमुख उद्देश्यों की बात करेंगे। तो इनका पहला उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स अंडर द ब्रिटिश रूल। तो यहां पर एक चीज आपको नोट कर लेना है जो स्टेटमेंट में पूछ ली जाती है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मीन्स को अपनाया था, इन्होंने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया था। मतलब ऐसा नहीं था कि हड़ताल कर रहे हैं या बहिष्कार कर रहे हैं, ये ब्रिटेन के पास जाते थे और अपनी डिमांड को लोगों के द्वारा रखते थे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको प्लीज याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग की। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तिलक प्रेजेंटेड द डिमांडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट इन रीजनल लैंग्वेज ऑन एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक बेसिस। ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। तो भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है होम रूल आंदोलन के समय। अब देखो क्या होता है, आपने कई बार प्रश्न देखे होंगे जहां पर आपसे स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है। अब दोस्तों बेसिक बात है तो हम सभी पढ़ के जाते हैं कि होम रूल शब्द आयरिश शब्द था, रेडमांड के द्वारा ये आया था। भारत में होम रूल आंदोलन को एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया, लीग की स्थापना तिलक ने की, कारण भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, यहां पर हम फंस जाते हैं कि होम रूल लीग के तरीके संवैधानिक और शांतिपूर्ण थे, ठीक है। द मीन्स ऑफ होम रूल लीग वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल। यहां पर दिक्कत आ जाती है कि तिलक ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात की थी। तिलक डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विज्म। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तीसरा, जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन चलाया था। ओके, अगला, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, और ये तो हर जगह आ जाएगा, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस वाला पॉइंट हर जगह आ जाएगा। और स्वशासन के अंतर्गत परिषद, जिला, नगर पालिका और प्रांतीय स्तर पर पूर्ण स्थानीय सरकार का निर्माण करना। ओके, भारतीय राजनीति में उग्र विचारधारा के को सीमित करना। ये आखिरी वाला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ये आखिरी वाला पॉइंट आप समझिए कि भारत में
उग्र विचारधारा के विस्तार को सीमित करना, एक्सट्रीमिस्ट जो एक विचार आ रहा था उसको कम करना। समझिए दोस्तों, कल से हम एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और याद रखना दोस्तों कि क्रांतिकारी आंदोलन भारत में 1900 के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं और ये लगातार हमारी आज़ादी के समय तक चलते रहते हैं। तो जो होम रूल लीग थी, तो होम रूल लीग ये चाहती थी कि लोग क्रांतिकारी मार्ग पर ना जाएं। क्यों ना जाएं? क्योंकि जो क्रांतिकारियों का रास्ता है वो हिंसा का रास्ता होता है। ठीक है, क्रांतिकारी भी देश हित की बात करते हैं और होम रूल लीग वाले भी देश हित की बात करते हैं। बस दोनों में अंतर यह है कि होम रूल ये चाहती है कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखें, हम कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी डिमांड को रखें, और क्रांतिकारी ये चाहते हैं कि हम हिंसा के द्वारा अपनी मांग को आगे रखेंगे, हम वायलेंस के द्वारा अपनी डिमांड को आगे रखेंगे। और ये कहाँ से प्रेरित हैं? तो इनको जो प्रेरणा मिलती है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलती है, वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से मिलती है, जहां पर लोगों ने अपने अधिकार को पाने के लिए, जहां पर लोगों ने अपने राइट को पाने के लिए हथियार उठाए थे और हिंसा का सहारा लिया था। तो होम रूल लीग ये चाहती थी कि लोग इस विचारधारा की ओर ज्यादा आकर्षित ना हो, लोग चाहते थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करें। तो याद रखना दोस्तों, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप नहीं भूलेंगे। संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीका, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण, इसके अलावा एक हो जाएगा उग्र विचारधारा के विस्तार को रोकना। ठीक है, ये हो गए आपके उद्देश्य। उद्देश्य में कोई समस्या? ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? बिल्कुल यार, दोनों के लिए है। एमपीपीएससी भी कवर करेगा, यूपीएससी भी कवर करेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को शुरू करते हैं। ये हो गए हमारे उद्देश्य। अब इसके बाद दोस्तों एक बहुत अच्छा चार्ट मैंने यहां पर बनाया है, जहां पर हमें तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग को कंपेयर करना है। ये तो हम जान ही चुके हैं कि भारत में दो लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। एक स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन्होंने अपनी होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल लीग को स्टैब्लिश किया था। और दूसरी होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग को कब स्टैब्लिश किया था दोस्तों? तो इन्होंने अपनी होम रूल लीग को सितंबर 1916 में स्टैब्लिश किया था। आइए यहां पर चीजों को बहुत ध्यान से हम समझते हैं। देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे तिलक की होम रूल और यहां हम लिखेंगे एनी बेसेंट की होम रूल। प्यारा कंपैरिजन है, देखते चलिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग को कब बनाया? अप्रैल 1916 पूना महाराष्ट्र वाले इलाके में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। कई बार पूछ लिया जाता है कहां स्टैब्लिश किया था, तो पूना महाराष्ट्र वाले इलाके में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। वहीं अगर हम एनी बेसेंट की होम रूल लीग की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने स्थापना की थी सितंबर 1916 में मद्रास वाले इलाके में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि इसका कार्यक्षेत्र क्या था। तो तिलक की होम रूल का कार्यक्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला इलाका था। कर्नाटक और महाराष्ट्र और साथ ही में ये मध्य प्रांत और बरार वाले इलाके में एक्टिव थे। लेकिन जो एनी बेसेंट का इलाका है वो तिलक के क्षेत्रों को छोड़ करके लगभग समस्त भारत में था। ऐसे समझिए दोस्तों कि ये भारत है और यहां पर क्या था, इस वाले इलाके में तिलक की होम रूल लीग काम करती थी। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग यहां पर काम करती थी। तो इस इलाके को छोड़ करके, इस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ करके बाकी पूरे भारत में एनी बेसेंट की होम रूल लीग काम किया करती थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यही एक वजह भी बनती है कि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग है वो थोड़ा सा कमजोर होती है, क्योंकि इतने बड़े यूनिट को संभालना आसान नहीं है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल होती है वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होती है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं एरिया में काम किया था।
खासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में काम किया था और कुछ जगह मध्य प्रांत और बरार वाले इलाके में उन्होंने काम किया था। और इस पूरे इलाके में आपको एनी बेसेंट का होम रूल देखने के लिए मिलता है। अगली चीज, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा थे और इसके सचिव एन.सी. केलकर थे। कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा थे जबकि इसके सचिव एन.सी. केलकर थे। वहीं दोस्तों जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग है उसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव थे, इसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम आए तो इन्होंने अपनी होम रूल लीग का प्रचार मराठा और केसरी नाम के 2 अखबारों से किया था। मराठा तिलक का ऐसा अखबार था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आता था और केसरी तिलक का एक ऐसा अखबार था जो कि आपकी मराठी लैंग्वेज में आता था। तो तिलक ने अपनी होम रूल लीग को प्रमोट करने के लिए, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग को प्रमोट करने के लिए मराठा और केसरी अखबारों का उपयोग किया था। मराठा वॉज इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज इन मराठी। वहीं पर एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने अपने आंदोलन का प्रचार करने के लिए कॉमन बिल और न्यू इंडिया नाम के अखबारों का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, कॉमन बिल और न्यू इंडिया नाम के अखबारों का प्रमोशन इन्होंने किया था। आखिरी पॉइंट आप याद रखेंगे कि इन दोनों का उद्देश्य क्या था। तो दोनों का ही उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को प्राप्त करना। ये सारी बातें दोस्तों अंग्रेजी में भी लिखी हुई हैं अगली पीपीटी पर। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पीपीटी को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत मेहनत से बनाइए दोस्तों। ध्यान से इसको देखिए और बताइए क्या ये क्लियर है। याद करने की कोशिश करो इसको। यंग इंडिया नहीं है, ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया नहीं बेसेंट, यंग इंडिया तो गांधी जी से रिलेटेड है, यंग इंडिया अलग है। ओके, पढ़िए एक बार, ध्यान से पढ़िए, इन चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए एक बार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो उसमें हमने देख लिया कि एक तरफ बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग थी जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में पूना में की गई थी। जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसकी स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास वाले इलाके में की गई थी। जो तिलक की होम रूल थी वो कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले इलाके में एक्टिव थी, लेकिन जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर के पूरे भारत में एक्टिव थी। अगला जो इसके अध्यक्ष थे, तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैपिस्टा थे और सचिव एन.सी. केलकर थे। लेकिन होम रूल लीग में अध्यक्ष जैसी कोई बात थी नहीं, तो वहां पर सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। जो तिलक की होम रूल लीग है वो अपना प्रसार मराठा और केसरी नाम के अखबारों से करती थी। मराठा जो है वो अंग्रेजी में था और केसरी जो है वो मराठी में था। जबकि एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का प्रचार कॉमन बिल और न्यू इंडिया के अखबारों से किया था। दोनों का उद्देश्य एक ही था, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था, ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अब किसी ने अभी एक सवाल किया कि सर जब दोनों ने एक ही होम रूल लीग की स्थापना करनी थी तो दोनों ने अपनी होम रूल लीग को मर्ज क्यों नहीं किया। तो ये कहा जाता है कि तिलक के कुछ सपोर्टर थे जो एनी बेसेंट की कार्य प्रणाली को पसंद नहीं करते थे, जो एनी बेसेंट की मोडस ऑपरेंडी को पसंद नहीं करते थे। वहीं दोस्तों एनी बेसेंट के कुछ सपोर्टर थे जो तिलक के मोडस ऑपरेंडी को पसंद नहीं करते थे। यही कारण रहा कि इन्होंने अपनी होम रूल लीग को मर्ज नहीं किया। इन्होंने कभी भी अपनी होम रूल लीग को मर्ज नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको छोटी सी बात यहां पर याद रखनी है। न्यू इंडिया, हाँ न्यू इंडिया एक्चुअली कुछ लोगों ने मिलकर के होम रूल लीग के लिए बनाया था। क्लियर है? अब कोई डाउट है आपको? अब आगे बढ़ सकते हैं। तो तिलक शुरू से अग्रेसिव लीडर थे, लेकिन वो यहाँ पर स्वशासन की बात कर रहे थे। वहां पर भी उन्होंने स्वराज की ही बात की थी। जब वो एक्सट्रीमिस्ट थे तब भी उन्होंने स्वराज की बात की थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कभी नहीं की। ओके,
विचारों और वर्क प्रोसेस का मतलब ये होता है कि दोनों के थॉट एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे, दोनों की कार्य प्रणालियां थोड़ी अलग अलग हुआ करती थी। चलिए दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। तो ये तो हो गया सर होम रूल लीग, तिलक की होम रूल लीग के बारे में, और ये हो गया एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में। लेकिन दोस्तों, विदेशों में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। जैसे कि लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग को एस्टेब्लिश किया था। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी और 1915 में उन्होंने स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी आ चुका है कि अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों आंसर कीजिएगा कि ये स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। अगली बात यहां आपको याद रखनी है कि लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। इसके महासचिव कौन थे? डी ग्राहम पोल इसके महासचिव थे। तो ये दो फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि अमेरिका में लाला लाजपत राय ने होम रूल को एस्टेब्लिश किया था, वहीं लंदन में जो भारतीय होम रूल लीग है उसको स्थापित किया गया था, जिसके महासचिव, जिसके जनरल सेक्रेटरी डी ग्राहम पोल थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर इंग्लिश में भी दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से आप इन टॉपिक को रीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ बातें पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के बारे में, कुछ फैक्ट डिस्कस करना है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, पहली चीज ये है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये उन्होंने कोर्ट में भी कहा था, यही उनकी होम रूल लीग का प्रमुख मोटिव था और यही बात उन्होंने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में भी कही थी। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में भी उन्होंने इसी बात को रखा था। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दें। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। तो इन्होंने यही कहा कि देखिए, हो सकता है जब ब्रिटेन ने हम पर रूल किया तो हम शायद उतने एक्टिव ना हो, पर अब भारत के लोग एक्टिव हो चुके हैं, भारत के लोग अपना शासन खुद चला सकते हैं, इसीलिए ये भारत के लोगों का अधिकार है कि वो अपनी आज़ादी को लें, वो अपने स्वशासन के अधिकार को प्राप्त करें। तो ये दो बड़े लेजेंडरी स्टेटमेंट रहते हैं बाल गंगाधर तिलक के। उसके अलावा दोस्तों क्या हुआ था कि अब 2 मिनट यहां पर समझिए चीजों को। आप सभी को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता है, जो वार्षिक अधिवेशन होता है, तो दिसंबर के समय हुआ करता था। कब हुआ करता था? दिसंबर के समय हुआ करता था। तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। कांग्रेस का जो समिट है वो लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब ये भी आपको दिख रहा है दोस्तों कि होम रूल लीग की स्थापना कब की जाती है। तो होम रूल लीग जो तिलक वाली है उसकी स्थापना अप्रैल 1916 में की जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, अप्रैल 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना है, तो ये सभी लोग, जितने भी तिलक की होम रूल लीग के सपोर्टर थे, जितने भी बाल गंगाधर तिलक की गोपाल कृष्ण माफ कीजिए, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूं। जितने भी बाल गंगाधर तिलक के सपोर्टर थे, वो सारे के सारे सपोर्टर कहां पर जाते हैं? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और वो सारे लोग एक ट्रेन में जाते हैं दोस्तों, और उस ट्रेन को नाम दिया जाता है कांग्रेस स्पेशल, या उसको नाम दिया जाता है होम रूल लीग स्पेशल। तो आपको याद रखना है कि तिलक के जो सपोर्टर थे, बाल गंगाधर तिलक के जो सपोर्टर थे, वो बहुत बड़ी मात्रा में एक ट्रेन के द्वारा महाराष्ट्र से लखनऊ तक गए थे। और क्यों गए थे? ताकि गोपाल कृष्ण बार-बार आ रहा है, ताकि बाल गंगाधर तिलक को दोबारा से कांग्रेस में शामिल किया जा सके। और यही वो समय रहेगा, लखनऊ अधिवेशन, जब बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में वापस से शामिल कर लिया जाएगा, कांग्रेस में उनको वापस से एंट्री दे दी जाएगी। तो यहां पर ये वाला पॉइंट निकल करके आता है कि कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल ट्रेन, जो कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक के समर्थन इस ट्रेन के द्वारा
आए थे। कुछ और पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे कि तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की थी। उन्होंने मराठा, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की थी। कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक धर्मनिरपेक्ष लीग थी, इट वॉज अ सेक्युलर लीग, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगला, तिलक की लीग पर जो भी मुकदमे दायर किए गए थे, जो भी केसेस दायर किए गए थे, उन केसेस को मोहम्मद अली जिन्ना और केलकर वगैरह को उन्होंने सुनवाई की थी। तो बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी वकालत की थी, ये उन्होंने एडवोकेसी की थी। अगला पॉइंट, गोखले के सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों को होम रूल लीग में आने की अनुमति नहीं थी और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, ये आप पढ़ लीजिएगा, आसान से टॉपिक है, बड़ी बात यहाँ पर है नहीं दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग की, कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग में क्या क्या चीजें शामिल थीं। तो इन्होंने एक बात कही थी, तिलक और बेसेंट ने अपनी अपनी लीग का कभी विलय नहीं किया। इस संदर्भ में एनी बेसेंट ने कहा था कि उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं है। ये बात इन्होंने कही थी। देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, तो उसके मेंबर में वीपी वाडिया शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, वी चक्रवर्ती शामिल थे, सीपी रामास्वामी अय्यर शामिल थे, जे बनर्जी शामिल थे, सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे और महात्मा गांधी ने 1920 में अखिल भारतीय होम रूल के अध्यक्ष बने और इन्होंने इसका नाम स्वराज सभा कर दिया। ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1920 में महात्मा गांधी जो होते हैं वो ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष बनते हैं, वो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और जब वो इसके अध्यक्ष बनते हैं तो वो इसका नाम परिवर्तित कर देते हैं, वो इसके नाम को चेंज कर देते हैं, वो इसका नाम रख देते हैं स्वराज सभा। तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किसने अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदल करके स्वराज सभा किया था? आंसर कीजिएगा कि महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल करके स्वराज सभा कर दिया था और इसके मेंबर में आप देख रहे हैं वीपी वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वी चक्रवर्ती, सीपी रामास्वामी अय्यर, जे बनर्जी और सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोग यहां पर शामिल थे। ये पॉइंट याद रखना है। तिलक की जो होम रूल लीग थी दोस्तों वो बहुत ज्यादा संगठित थी, वहीं दूसरी तरफ जो बेसेंट की लीग का संगठन था वो बहुत ढीला था। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी वो बहुत ऑर्गेनाइज थी, लोग वहां के बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे और सही तरीके से काम किया जाता था। लेकिन एनी बेसेंट की जो लीग है, चूंकि वो ऑल इंडिया में फैली हुई थी, वो पूरे भारत में फैली हुई थी, तो उसको ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, अगले पॉइंट में हम देखें तो एनी बेसेंट का प्रभाव क्या पड़ा। तो इस लीग का प्रभाव यह पड़ा कि भारत में एनी बेसेंट की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। जो एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में लगातार बढ़ती चली गई। होम रूल लीग ने उन्हें बहुत सारे नेताओं से मिलवा दिया, कई सारे नेताओं ने उनकी होम रूल लीग को ज्वाइन किया जिनके नाम हमने अभी देखे। तो इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी भारत में मेरे दोस्त कि अंततः 1916 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की ये प्रथम महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। 1917 का कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसकी ये अध्यक्ष बनती हैं और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होती हैं, फर्स्ट विमेन होती हैं जो कांग्रेस को चेयर करती हैं दोस्तों, कांग्रेस को एड्रेस करती हैं, उसकी चेयरपर्सन बनती हैं। तो याद रखिएगा ये इनका प्रभाव था कि चूंकि इतने बड़े स्तर पर उन्होंने होम रूल लीग को चलाया था तो 1917 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है कलकत्ता अधिवेशन का। और यहां उन्होंने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। अनुग्रह का मतलब क्या है कि अब हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे अपने अधिकारों की, हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उनकी जो होम रूल आंदोलन था उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता जुड़े हुए थे और उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी थी, उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। मुझे बताइए क्या यहाँ तक सारे पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हैं? क्या ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हैं? कोई डाउट यहाँ पर?
ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, डोमिनियन और होम रूल ऑलमोस्ट एक ही होता है। हाँ, ये पहली विदेशी महिला थी, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पहली विदेशी महिला थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ये तो हो गए सर हमारे 6 पॉइंट, हमने इन सारे पॉइंट को यहाँ पर देख लिया। अब दोस्तों बाकी का टॉपिक हम पढ़ेंगे कल हम समझेंगे, अपने क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, इस टॉपिक को हम देखेंगे। तो एक बार मैं आपके सामने कुछ बातें यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से याद हो जाएं। तो हमने आज क्या पढ़ा दोस्तों, हमने आज होम रूल लीग के बारे में बात की। सबसे पहले होम रूल कहां से निकला हुआ वर्ड है दोस्तों, तो याद रखना है ये आयरलैंड का एक वर्ड है, ये एक आयरिश शब्द है। ठीक है, आयरलैंड में एक नेता थे रेडमांड के द्वारा आयरलैंड होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारत में एक आयरिश महिला आती हैं जिनका नाम होता है एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट क्या करती हैं, भारत में होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट करती हैं, भारत में होम रूल आंदोलन को शुरू करती हैं। बाद में इस आंदोलन को आधार देने के लिए, इस आंदोलन को बेस देने के लिए भारत में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। 2 लोग इस लीग की स्थापना करते हैं, एक होते हैं बाल गंगाधर तिलक और दूसरा होती है आपकी एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र वाले इलाके में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास अडियार वाले इलाके में की थी। होम रूल लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो केलकर थे, ठीक है, जबकि सचिव सेक्रेटरी जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग है उसके पहले सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। बाल गंगाधर तिलक का जो एरिया था दोस्तों वो याद रखना है कर्नाटक वाला इलाका था और महाराष्ट्र वाला इलाका था, लेकिन एनी बेसेंट का जो इलाका था वो तिलक के इलाके को छोड़ करके पूरा का पूरा भारत इसमें शामिल था। तो इसे कहा जाता है कि ये अखिल भारतीय होम रूल लीग थी। ये कैसी थी दोस्तों, ये अखिल भारतीय होम रूल लीग थी, ये ऑल इंडिया होम रूल लीग थी। ये बात इसके बारे में कही जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहां पर आपको याद रखना है कि ये अखिल भारतीय लीग थी। अगली बात, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी लीग का प्रचार करने के लिए एक केसरी नाम का अखबार चलाया था जो कि मराठी भाषा में था, और दूसरा उन्होंने एक मराठा नाम का अखबार चलाया था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। वहीं एनी बेसेंट ने अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए एक कॉमन विल नाम का अखबार चलाया था, और दूसरा इनके सपोर्टर ने एक न्यू इंडिया नाम का अखबार चलाया था। ठीक है, तिलक की जो होम रूल लीग थी उसमें आपको याद रखना है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट सोसाइटी के मेंबर नहीं आ सकते थे। एनी बेसेंट की जो रील थी उसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे, वीपी बाडिया शामिल थे, जे बनर्जी शामिल थे, अय्यर साहब शामिल थे, तो बहुत बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। यही कारण होता है कि 1917 में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है तो वहां पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है, और वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनती हैं, कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली लेडी वो बनती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। हमने ये भी देखा था कि जो आपका होम रूल लीग है तो उसके उदय के कारण क्या थे, तो हमने ये भी देखा था कि भारत में उस समय राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या बड़ा नाम नहीं था। दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया में टैक्सेशन को बढ़ा दिया गया, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ गया। 1909 का जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था उससे भी भारत में विरोध को बढ़ावा मिला, ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति सामने आने लगी थी। तो ये प्रमुख वो कारण रहेंगे जिनकी वजह से भारत में होम रूल लीग का आंदोलन स्टार्ट होगा। अगर हम इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें
तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को प्राप्त करना, टू गेन दी सेल्फ गवर्नमेंट अंडर दी ब्रिटिश रिजीम, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होगा, मेजर इसका ऑब्जेक्टिव होगा। ये बातें याद रखना है, पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चीजों को प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो आपके प्री के क्वेश्चन हैं वो जाकर के एक बार आप लगा लीजिएगा दोस्तों, प्रीलिम्स के जो भी आपके क्वेश्चन हैं और मेंस के क्वेश्चन भी आप लगा लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के प्राइस अभी 1 या 2 घंटे के बाद बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या आपका कोई दोस्त सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो प्लीज़ उससे आप कहिए कि सब्सक्रिप्शन ले लें वो अभी, क्योंकि अभी जो 2 साल का प्राइस है वो मेरा कोड SG लाइव इस्तेमाल करने के बाद आपको 7,500 रुपये में मिलता है, लेकिन यही प्राइस आपका 12,800 रुपये हो जाएगा और डिस्काउंट के बाद भी आपको 11,000 रुपये का मिलेगा। हालांकि कुछ चीज़ें अनअकैडमी में आपको नहीं मिलने वाली हैं। एक तो आंसर राइटिंग मिलेगी दोस्तों आपको, इसके अलावा 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का एक बैंक मिलेगा पूरा का पूरा आपको नोट्स मिलेंगे और वर्चस्व नाम की आपको एक नई मैगजीन भी देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल करें SG लाइव। और अभी मैंने ज्योग्राफी का कोर्स भी स्टार्ट किया है MPPSC मेंस 2020 के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। कल आपसे वापस से मुलाकात होगी। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, इसको प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, अभियान, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।